फिर से भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो पिछला वाला, जो फ्रांस की राज्य क्रांति के बौद्धिक प्रभाव हमने देखा था कि फ्रांस की क्रांति में किस तरह से बौद्धिक प्रभाव का इम्पैक्ट पड़ा था। तो आज भी हमारा टॉपिक उसके आगे का ही है, BA पार्ट 38 का पेपर सेकंड, फ्रांस की राज्य क्रांति आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की आर्थिक स्थिति का। ठीक है, आर्थिक प्रभाव का कि कारण चल रहे हैं हमारे फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। उसमें आज का जो हमारा वीडियो है वो आर्थिक प्रभाव के ऊपर है कि भाई फ्रांस की क्रांति पर किस तरह से आर्थिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आर्थिक प्रभाव का तो यह स्थिति है कि जो फ्रांस का जो सालाना जो खर्चा था वो 2.5 करोड़ डॉलर लैप्स में जा रहा था। हमेशा 2.5 करोड़ जो डॉलर थी उसका एक्स्ट्रा जो कर्ज हो रहा था फ्रांस पे हो रहा था। अब कर्ज की आपूर्ति कहां से करनी होगी? टैक्स लगा के करनी होगी। तो बहुत ज्यादा, मतलब आय का कोई साधन नहीं और वे इतना ज्यादा हो रहा था। राष्ट्रीय आय का 50 से 60% सिर्फ और सिर्फ घाटे की पूर्ति के लिए खर्च होता था। ठीक है, जो घाटा था, घाटा सालाना 2.5 करोड़ डॉलर था। सालाना 2.5 करोड़ डॉलर का घाटा था, 2.5 करोड़ डॉलर का घाटा था। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय का 50%, राष्ट्रीय आय का 50%, राष्ट्रीय आय का 50% इस घाटे की पूर्ति में ही चला जाता था। ठीक है, घाटे की पूर्ति में खर्च होता था, पूर्ति में खर्च होता था। तो इन आर्थिक समस्याओं के लिए जो लुई 16वां था उसने अपना वित्त मंत्री चेंज किया। देखो, वित्त मंत्री का भी एक अलग से इतिहास है फ्रांस की राज्य क्रांति में। तुर्को आता है, तुर्को के बाद में नेकर आता है, नेकर के बाद में केलोन आता है, केलोन के बाद में ब्रिन्ने आता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन वित्त मंत्रियों को उनके काल क्रम के या उनके पद पर रहने के क्रम में लगाइए। तो पहले तुर्को है, तुर्को के बाद में नेकर है, नेकर के बाद में केलोन है, केलोन के बाद में ब्रिन्ने हैं। अब इन्होंने क्या क्या किया उसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो पहले तुर्गो आया। ठीक है, तुर्गो वित्त मंत्री बना। इसने एक स्टेटमेंट दिया कि अब से कोई दिवालियापन नहीं होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, दिवालियापन नहीं होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा और ना कोई ज्यादा उधार लिया जाएगा। ठीक है, उसने कहा कोई दिवालियापन नहीं, कोई दिवालियापन नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई उधार नहीं, कोई दिवालियापन नहीं, कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, कोई दिवालियापन नहीं, कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा और कोई नया उधार नहीं लिया जाएगा, कोई नया उधार, कोई नया उधार नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब इससे निश्चित रूप से मेरे आत्मानेत का जो विलासितापूर्ण जीवन था, जो उनके नौकर चाकर थे, जो सुविधा संपन्न वर्ग था, वो इनसे ज्यादा दुखी हुआ, इनका विरोध किया। विरोध आने पर लुई 16वें को तुर्को को हटाना पड़ा। तुर्को ने कहा कि आपकी ये दुर्बलता है मिस्टर किंग, ये आपका कहीं शीश ना कटवा दे, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। लेकिन तुर्को की सलाह काम ने अंत में 1793 में शीश कटा था। ठीक है, तुर्को की भविष्यवाणी सच साबित हो गई थी। लेकिन इन्होंने जो सुधार करने की सोची थी, लेकिन
लोगों ने करने नहीं दिए। इनके बाद एक बैंकर नेकर को इन्होंने वित्त मंत्री बनाया। नेकर ये वित्त बैंकर थे। इन्होंने क्या किया, जो आय व्यय का विवरण था इनका प्रकाशन करवा दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज कर दी। पता लग गया कि आय तो इतनी है और व्यय इतना ज्यादा है, और लोगों को ये भी पता लग गया कि व्यय खर्च कहाँ पे हो रहा है। मेरी आंतोनेट के विलासितापूर्ण जीवन पे खर्च हो रहा है, लुई 16वें के मौज मस्ती पे सब खर्च हो रहा है, जो कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है, इनके व्यभिचार पे खर्च हो रहा है। लोगों को पूरा पता लग गया कि भाई हमारी कड़ी मेहनत की जो कमाई है वो इन विलासितापूर्ण जीवन पे खर्च हो रही है। इन पे खर्चों की कटौती की जा सकती है। आय के साधन करना तो बड़ी बात होती है, खर्चों में कटौती तो कर ही सकते हैं, वो भी विलासितापूर्ण जीवन में। तो इसने क्या किया कि आय व्यय के जो आंकड़े थे उनका सार्वजनिक प्रकाशन करवा दिया। आय व्यय के आंकड़ों का सार्वजनिक रूप से प्रकाशन इन्होंने करवा दिया। प्रकाशन करवा दिया। इससे बहुत बड़ा विरोध इनको झेलना पड़ा। लुई 16वें को जवाब देते नहीं बन रहा था जनता को कि भैया आपके इतना विलासितापूर्ण जीवन पे आपका कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है, जनता के पास ब्रेड नहीं है, रोटी नहीं है, और आप केक खा रहे हो। तो निश्चित रूप से नेकर का विरोध होना था। अंत में नेकर को हटाया गया। इन्होंने एक और वित्त मंत्री लेकर आए, वो बना केलोन। केलोन को कोई ज्यादा सूझ नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि समस्त जनता पे टैक्स लगा दो, क्योंकि निश्चित रूप से इनको घाटा तो पूरा पूर्ति करनी थी बजट की। उन्होंने कहा कि सामान्य जनता पे टैक्स लगा दो, ठीक है, समस्त जनता पर कर का प्रस्ताव उन्होंने दिया। कर लगाने का प्रस्ताव दिया। इनका भी जबरदस्त विरोध हुआ। सुविधा संपन्न वर्ग ने इनका विरोध किया। वो टैक्स देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सामान्य जनता पे भी टैक्स लग रहा, तो इन पे भी लग रहा था, तो देना ही नहीं चाहते थे। तो इनका भी ज्यादा विरोध हुआ। बजट पे इनके भी पारित नहीं हुए। जनता बोल रही थी कि आप हम पे टैक्स लगा रहे हो, आप विलासितापूर्ण जो जीवन जी रहे हैं उनको बोलो ना कि उनका जो खर्चा है वो कम करे अपने विलासितापूर्ण जीवन में, और सामान्य जनता पे आप टैक्स लगा रहे हो। तो इनका भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो ब्रीने वित्त मंत्री बना। ब्रीने वित्त मंत्री बना। इसने कहा कि अब समस्त वर्गों पर, चाहे वो सुविधा संपन्न हो चाहे सुविधा संपन्न नहीं हो, सभी वर्गों पर समान भूमि कर लगाने की उन्होंने सिफारिश की, और एक नया स्टाम्प टैक्स की उन्होंने अनुशंसा की, ठीक है, समस्त वर्गों पर। इसी वजह से स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा था, क्योंकि पार्लियामेंट के पास एक कानून गया कि सभी वर्गों पे टैक्स लगा सकते हैं। पार्लियामेंट ने कहा, क्योंकि उसमें भी सुविधा संपन्न लोग बैठे थे, तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अपना विशेषाधिकार इतनी जल्दी कैसे छोड़ेगा? छोड़ना नामुमकिन है, नहीं छोड़ सकता वो। तो उन्होंने बोला कि इस कानून को रद्द करो। पार्लियामेंट ने बोला कि कानून लागू करने का अधिकार ही नहीं है इनको। कानून लागू तभी हो सकता है जब स्टेट जनरल का अधिवेशन हो। स्टेट जनरल में ही कानून पारित होगा, उसकी हम नियमन उसका कर सकते हैं। और स्टेट जनरल का अधिवेशन हुए 175 साल हो चुके थे। कोई जानता ही नहीं था कि इसकी क्या कार्यवाही आगे होगी। तो फ्रांस की क्रांति बिल्कुल मुंह बाए खड़ी थी, ठीक है। तो ब्रीने ने सभी वर्गों पर चाहे अधिकार संपन्न हो चाहे विशेषाधिकार नहीं युक्त हो, सभी वर्गों पर समान भूमि कर
व स्टाम्प कर लगाने की सिफारिश। ठीक है, ये वित्त मंत्रियों का अलग से काल है, इसको आप स्क्रीनशॉट में ले लो कि कौन से वित्त मंत्री ने क्या क्या काम किया, और इनको एक तरीके से मैंने पूरा आपको बताया है कि किसका कौन सा नंबर था, नंबर वाइज से है, सीक्वेंस में है, तो प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या था कि ये जो सभी वर्गों पर समान भूमि कर का जो आदेश दिया गया वो फ्रांस की पार्लियामा के पास गया, पार्लियामा ने मना कर दिया, उन्होंने बोला एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाओ। एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाए हुए इनको 175 साल हो चुके थे, कोई उनकी कार्यवाही को नहीं जानता था कि किस तरह से कार्यवाही होगी। तो अपने आप में एक बड़ी रोचक स्थिति फ्रांस में बन गई थी। ठीक है, कि आगे क्या होगा, आगे क्रांति होगी, क्रांति के चरण हो गए, और किस तरह से विशेषाधिकार वर्ग अपने अधिकार नहीं छोड़ेगा, और जो विशेषाधिकार वर्ग नहीं है वो किस तरह से विशेषाधिकार वर्ग युक्त लोगों के विरुद्ध खड़ा होता है। तो अपने आप में फ्रांस की क्रांति बड़ी आंदोलित करने वाली क्रांति है। अब हम सारे जो फ्रांस की क्रांति के कारण थे वो देखते हैं। ठीक है, पूरे जो जो हुए थे नहीं। ठीक है, तो पहला तो हमने किया था मेरी आंतवानेट का विलासितापूर्ण जीवन दूसरा, कानून व्यवस्था की लचर स्थिति, लचर स्थिति। ठीक है, तीसरा था कानून व्यवस्था की लचर स्थिति, बौद्धिक प्रभाव में एक तरीके से दार्शनिक प्रभाव को भी हम ले सकते हैं, दार्शनिक प्रभाव। ठीक है, चौथा था आर्थिक प्रभाव या आर्थिक कारण। ठीक है, पांचवा जागरूक मध्यम वर्ग हो गया। ये पहली ऐसी क्रांति थी जो मध्यम वर्ग ने की थी, जागरूक मध्यम वर्ग। देखो, मध्यम वर्ग होता है जो ना तो इतना ज्यादा गरीब होता है, और न ज्यादा इतना अमीर होता है। ठीक है, तो मध्यम वर्ग बोलते हैं। रूसो ने यह भी कहा था कि भाई किसी भी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं आना चाहिए कि वो किसी दूसरे को खरीद दे, और कोई व्यक्ति इतना निर्धन भी नहीं होना चाहिए कि वो स्वयं को बेच दे। तो मध्यम वर्ग की उसने बात की थी एक तरीके से रूसो ने। ठीक है, व्यक्ति के पास इतना पैसा भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी को खरीद ले, और व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि खुद को बेच दे। ऐसी व्यवस्था समाज को देनी चाहिए। ठीक है, जागरूक मध्यम वर्ग। छठवां, सामंतों की शक्ति प्राप्त करने की लालसा, सामंतों की शक्ति प्राप्त करने की लालसा।
किसानों का सुधार प्राप्त करने की आशा, किसानों को सुधार प्राप्त करने की आशा। ठीक है, मन में सुधार करने की इच्छा हो रही थी। योग्य शासक का अभाव था, निश्चित रूप से शासक योग्य नहीं था। योग्य शासक का अभाव, योग्य शासक का अभाव था। एक पेरिस का महत्व था, पेरिस में ही हो रही थी सारी क्रांति। पेरिस का महत्व, पेरिस बड़ा हॉट स्पॉट था क्रांति के लिए। एक जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया था सैनिकों ने, उन्होंने फ्रांस की जो समाज की व्यवस्था की अमेरिकी समाज से तुलना की, तो उन्होंने भी अपने यहाँ इस तरह की व्यवस्था होने की कि मैं भी समानता होनी चाहिए। और इसको इस तरह भी दे सकते हैं कि फ्रांस ने जब अमेरिका की सहायता की थी स्वतंत्रता संग्राम में, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ना वहीं से शुरू होती है। आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा कारण था फ्रांस की क्रांति का, और यह कारण शुरू कहां से होता है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से। और फिर वहां से जो सैनिक आए वो बड़े दार्शनिक प्रभाव से युक्त होकर आए, उन्होंने वही परिस्थितियां, उसी तरह की चीजें फ्रांस में लागू करने की मांग शुरू कर दी थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भी इम्पैक्ट फ्रांस की क्रांति पर पड़ा था। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए लोगों का प्रभाव, भागीदारी करने वाले लोगों का प्रभाव, भागीदारी करने वाले लोगों का प्रभाव। ठीक है, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण कारण थे। मुख्य कारण तो हमने डिस्कस किए ही थे पिछले वाले वीडियो में। विलासितापूर्ण वाला हमने डिस्कस कर लिया था, विलासितापूर्ण जीवन का डिस्कस किया था, कानून व्यवस्था का डिस्कस किया था, बौद्धिक प्रभाव डिस्कस कर लिया, आर्थिक प्रभाव डिस्कस कर लिया, और सभी चीजें इनसे जुड़ी हुई थी। वो फ्रांस की राज्य क्रांति के ये मुख्य कारण सामने आते हैं हमारे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।